नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं करंट अफेयर दिसंबर 2024 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। और जैसे हमने पहले के अपने करंट अफेयर के सेशन कर रखे हैं कि यहाँ पे न्यूज़ लिखी गई है और उसके बाद उसका जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगा वो हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। पिछले आपने पेपर में देखा होगा जो करंट अफेयर पूछने का नेचर था वो अब वन लाइनर फैक्ट के रूप में नहीं रह गया। अब वो होता है कि दो तीन जो फैक्ट होते हैं उनको मिला के एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको किसी भी घटना के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। ओवरऑल आप ये कहिए उसका 360 कवर होना चाहिए, तभी आप जाके एक प्रश्न कर पाएंगे। ठीक है, तो उस लेवल की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे हम करंट अफेयर में करने वाले हैं। तो यहाँ पे आज पूरा लगभग ये 50 न्यूज हैं, जिसमें कि नेशनल और इंटरनेशनल इकोनॉमी और साइंस टेक ये इतना कर लेंगे। बाकी खेल परिदृश्य के लिए हम अपने अलग सेशन को कुछ में करेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहला है कि 55वां भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव 2024 ये जो न्यूज है तो ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है पणजी, गोवा में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और अगर टाइम की बात करें तो ये लगभग वही 20 से लेकर 28 नवंबर 2024 के बीच में हुई। इस महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो वो हुई थी 1952 में। ठीक है, ये आप ये लिख सकते हैं कि ये इसकी शुरुआत है। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ आप ये कह सकते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो था वो किसको मिला? तो वो एक लिथुआनियाई फिल्म है, उसका नाम है टॉक्सिक। तो टॉक्सिक को मिला है ये गोल्डन पीकॉक जो पुरस्कार है। और यूनेस्को गांधी पुरस्कार तो लेवन अकिन की एक फिल्म है क्रॉसिंग, उसको मिला है। कुछ और महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ। और जो सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है वो लैम्पन सोनी लिव इसके लिए मिला है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्माता किसको मिला है? फिलिप नोयस को मिला है। और इसमें जो कोई महत्वपूर्ण चीज़ है, इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? तो विक्रांत मैसी को मिला है। नाम याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है? विक्रांत मैसी को ये प्राइज मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है इनको? तो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, और विशेष जूरी पुरस्कार मिला है फ्रांसीसी फिल्म निर्माता लुइस कोरवोइसियर की जो इनकी फिल्म थी होली काऊ के लिए। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024। इसके बाद हम अपने दूसरे न्यूज को देखते हैं जो कि है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024। तो ये हुआ लगभग 12 दिसंबर 2024 को। और इसको जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? टाइम पत्रिका के द्वारा किया गया, यानी अमेरिकी जो पत्रिका है टाइम। और इसमें कौन हुआ है? तो ये जो है राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप को ये टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब मिला है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और कि एथलीट ऑफ द ईयर ये किसको मिला? तो ये अमेरिकी पेशेवर जो बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं उनका नाम है कैटलिन क्लार्क को। ठीक है, तो ये मिला एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। देखिए, भारत की ओर से अगर आप देखें तो महात्मा गांधी पहले और एकमात्र व्यक्ति थे जिन्हें वर्ष 1930 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। पर्सन ऑफ द ईयर किसको? महात्मा गांधी को, एम गांधी को। ठीक है, और ये भारत के एकमात्र हैं जिनको ये प्राइज मिला है। चलिए, इसके बाद जो तीसरी न्यूज है, अत्याधुनिक जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया ग्वालियर में। और किसने किया? तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी के द्वारा हुआ 15 दिसंबर 2024 को। और इसका जो मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये जो संग्रहालय होगा वो भू विज्ञान शिक्षा और जन सहभागिता केंद्र के लिए होगा। और इसमें जो संग्रहालय में दो गैलरी संग्रहालय में होंगी। तो पृथ्वी, वायुमंडलीय और महासागर विज्ञान, साथ ही जीवन के विकास के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए भी डिजाइन, ये सारी चीज़ें इसमें की गई हैं। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो अत्याधुनिक जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय वो कहाँ पे किया गया है? तो वो ग्वालियर में किया गया है, विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में किया गया है। ठीक है, इसके बाद प्रयागराज में विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया गया। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और किसके लिए किया गया? तो जो महाकुंभ है, तो इस समय महाकुंभ हो रहा है 2025 के लिए। और इसकी जो लागत है वो कितनी है? तो वो है 5500 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें उद्घाटित परियोजनाओं में जैसे कि 10 नए रोड ओवर ब्रिज की बात की गई है, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट सड़कें जैसे विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाएं।
और प्रमुख मंदिर गलियारों की बात करें तो जिसमें भारद्वाज आश्रम गलियारा है, श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा है, अक्षय वट गलियारा है, हनुमान मंदिर गलियारा है, ये सारे हैं। और कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब ये चैटबॉट क्या करेगा, इसका नाम है कुंभ सहायक चैटबॉट। ठीक है, तो महाकुंभ मेला में जो 2025 में श्रद्धालुओं के कार्यक्रम के बारे में ये मार्गदर्शन करेगा, मार्गदर्शन और अपडेट करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद पांचवी जो न्यूज़ है वो है GEM यानी जो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग को पूरी तरीके से अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और राज्य को इससे क्या होगा, 2000 करोड़ रुपए तक की वार्षिक बचत होगी। इसमें इसके लाभ अगर आप देखें तो इसमें पारदर्शिता है, किफ़ायती खरीद और सरकारी लेन देन, भ्रष्टाचार रोकथाम, ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी। अब सरकारी ई मार्केट प्लेस क्या है कि गवर्नमेंट ई मार्केटिंग 100% सरकारी स्वामित्व वाला और राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। तो 100% सरकारी स्वामित्व वाला है ये। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2016 में यह पहल शुरुआत की गई थी। 2016 में इस पहल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है, मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना। तो मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये सरगुजा जिला कहाँ पे है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब अगर आप इसको देखें कि किसने शुरू किया, तो जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय ने। और शुरू की गई है कि किसके लिए, तो विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा समुदाय की गर्भवती शिशुवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने हेतु। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है पहाड़ी कोरबा समुदाय में जो मातृ मृत्यु दर है और शिशु मृत्यु दर है, इनको कम करना। ठीक है, तो ये किस योजना का उद्देश्य है, ये मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का उद्देश्य है। चलिए इसके बाद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ है, तो ये करनाल हरियाणा में, करनाल हरियाणा में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 495 एकड़ में ये विस्तारित है और इसका जो लागत होगा वो 700 करोड़ के आसपास आएगा, अभी अनुमान है। अब इसमें जो विश्वविद्यालय में क्या क्या चीज़ें होंगी, तो स्नातक और स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए एक बागवानी महाविद्यालय और 10 बागवानी विषयों को कवर करने वाले 5 स्कूल इसमें बनाए जाएंगे। और मुख्य फोकस किस पे किया जा रहा है, तो फसल विविधीकरण और किस पे, विश्व स्तरीय अनुसंधान पे विशेष फोकस किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद रेलवे संशोधन विधेयक 2024, तो ये लोकसभा में पारित हो गया 11 दिसंबर 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है, तो रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना और रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित करना। तो रेलवे बोर्ड को वैधानिक शक्तियां प्रदान करना, ठीक है, शक्तियां प्रदान करना और क्या, रेलवे संचालन को सुव्यवस्थित, ये सारी चीज़ें करना। तो ये किस अधिनियम में संशोधन किया गया है, तो रेलवे अधिनियम 1989 में ये संशोधन किया गया है। ठीक है, अब इसमें प्रावधान में कहा गया है कि भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 से एकीकृत करना है। अब इसमें यात्रियों के किराए को तर्कसंगत बनाना, माल ढुलाई के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और रेलवे बोर्ड में जो सदस्य की संख्या, योग्यता, सर्विस और वित्तीय और परिचालन निर्णय, ये सारी चीज़ें इसमें करी गई हैं। इसके बाद जो न्यूज़ है 9 कि भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी, तो इसका अनावरण किया गया विज्ञान भवन दिल्ली में। ठीक है, विज्ञान भवन दिल्ली में इसका अनावरण किया गया 12 दिसंबर 2024 को। और अनावरण किसने किया, तो केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने। उपलब्धि क्या है, तो भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश बना कौन, भारत। ठीक है, और इसका उद्देश्य समझ लें हम, तो इसका उद्देश्य है कि ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देना, ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देना और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर
बढ़ने, कम कार्बन अर्थव्यवस्था बनना। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब इसमें ग्रीन स्टील की स्टार रैंकिंग दी गई है, 5 सितारा, 4 सितारा, 3 सितारा, 2 सितारा, 1 सितारा, ये सारी चीज़ें की गई। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट इंडिया हैकाथन HIH 2024, तो ये इसका जो संस्करण था वो कौन सा था, ये 7th संस्करण है। और देश भर में लगभग 51 केंद्रों पर ये हुआ है। उद्घाटन इसका किसने किया, तो जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को गंभीर समस्याएं के समाधान के लिए मंच प्रदान करना। ठीक है, तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन का ये उद्देश्य है। देखिए, इसमें जो है 17 प्रमुख विषय और क्षेत्र हैं इसके, तो स्वास्थ्य है, आपूर्ति श्रृंखला, रसद है, स्मार्ट प्रौद्योगिकी, विरासत और संस्कृति स्थिरता, इस तरह से कई सारे सब्जेक्ट हैं। आपको सिर्फ इतना जानना चाहिए कौन सा संस्करण है और कहाँ पे ये लॉन्च हुआ है। इसके बाद है पंजाब राज्य खेलों एवं विकास प्रोत्साहन अधिनियम 2024, तो इसको लागू किसने किया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत सिंह मान जी के द्वारा हुआ है, और 9 दिसंबर 2024 को। और इसी के साथ जो है खेल विकास अधिनियम लागू करने वाला पंजाब जो है वो पहला राज्य बना। पहला राज्य कौन बना, पंजाब। ठीक है, खेल विकास अधिनियम को लागू करने वाला। अगर उद्देश्य आप कहें तो राज्य में खेलों का विकास करना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना और खेल संबंधी आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें इसमें। अगर आप देखें इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या हैं, तो खेल विकास बोर्ड का गठन, सबसे पहली चीज़ क्या है, तो वो होगा खेल विकास बोर्ड का गठन करना। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें कहा गया कि खेल जो आधारभूत संरचना इसका डेवलपमेंट करना। तीसरी चीज़ कहा गया है इसमें कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं इस अधिनियम में। ठीक है, आप इतना जानिए कि हाँ, पंजाब जो है वो पहला राज्य है। इसके बाद 12 नंबर का जो करंट अफेयर है, भारतीय वायुयान विधेयक 2024। अब इससे रिलेटेड तो ये राज्यसभा में अभी पारित कर दिया गया, और ये विधेयक किसको प्रतिस्थापित करेगा, तो विमान अधिनियम 1934 को ये प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय विमान उद्योग को सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी और विश्व स्तरीय बनाना। ठीक है, विश्व स्तरीय बनाना। अब इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं दुर्घटना को लेके, और जो यात्री हैं उनके मान लिया दुर्घटना हो रही तो उनकी बीमा को लेके, नागरिक उड्डयन को लेके, और विमान दुर्घटना और सारी चीज़ें, विमान के रख रखाव, वित्तीय सहायता, मतलब या वायुयान सुरक्षा है, पंजीकरण, ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट कि समुद्र में बिछाए गए केबलों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार निकाय का गठन किया गया। किसके द्वारा गठन किया गया, तो ये किया गया ITU के द्वारा और ICPC के द्वारा। अब ITU क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, और ये ICPC क्या है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो समुद्री केबलों की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है इसमें दूसरी भारत UK 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। ये कहाँ पे हुई, तो ये नई दिल्ली में हुई, और इसमें ये कब हुई, तो 3 दिसंबर 2024 को हुई। और जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल था उसका नेतृत्व किसने किया, तो पीयूष श्रीवास्तव संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने किया था। और पश्चिमी यूरोप विदेश मंत्रालय और विश्केक नेगी संयुक्त सचिव अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रक्षा मंत्रालय की, ये सारे इसमें हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल 2024, तो ये कहाँ पे हुआ, नागालैंड में हुआ ये, और 10 दिसंबर 2024 को। और ये जो फेस्टिवल है ये सांस्कृतिक, आदिवासी और उत्सवी समारोह से आगे बढ़कर नेटवर्किंग और विकास के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है जो नेक्स्ट वो है 85 नए KV खोलने की मंजूरी, यानी केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। तो ये मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा ये दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि 85 नए जो हैं वो केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे देश भर में सिविल रक्षा क्षेत्रों के अंतर्गत।
और साथ ही एक अन्य मजबूरी और दी गई कि एक मौजूदा जो केवी है शिवमोगा कर्नाटक का, उसका विस्तार किया जाएगा, इसी में कहा गया है। तो 85 में से सबसे अधिक केंद्रीय विद्यालय जहां स्थापित किए जाएंगे वो स्टेट कौन सा है, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 13 अपना, तो जम्मू कश्मीर में 13 केवी खोले जाएंगे, ये सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगर आप देखें केंद्रीय विद्यालयों की वर्तमान में स्थिति कितनी है, तो 1256 जो केवी हैं वो वर्किंग में हैं, और जिसमें से 3 जो हैं वो विदेश में हैं, 3 विदेशों में हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, तो मास्को में हैं, और फिर काठमांडू में हैं, और तेहरान में हैं। ये 3 जो है विदेश में काम कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 1962 में केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई थी। 1962 में केवी को मंजूरी दी गई थी, ये याद रखिएगा। और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक इकाई के रूप में ही केंद्रीय विद्यालय संगठन का शुरुआत किया गया। तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और भी थी उसके बारे में। इसके बाद 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने की मंजूरी, तो ये भी आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा दिया गया। और ये विद्यालय स्थापित कहाँ किए जाएंगे, तो इसमें कहा गया है कि उन जिलों में जहाँ पहले से नवोदय विद्यालय नहीं है, मतलब जहाँ नहीं है, मतलब जिन जिलों में नहीं है वहाँ पे इनको स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए लगभग 2359 करोड़ रुपए 2024-25 से लेकर 2028-29 तक की अवधि के लिए रखे गए हैं। और 28 नवोदय विद्यालय में कितने छात्र लाभान्वित होंगे, तो 15,680 छात्र ये लाभान्वित होंगे, जिसमें से प्रत्येक में कितने, तो प्रत्येक में लगभग आप कह सकते हैं 560 छात्र जो होंगे वो लाभान्वित होंगे। ठीक है, अब नवोदय विद्यालय की अगर सूची का आप देखें, इसमें कौन कौन से कहाँ पे किए जाएंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में किए जाएंगे, उसके बाद मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मलकाजगिरी और पश्चिम बंगाल में। तो ये सारे आप याद रखिएगा। इसके बाद दिल्ली मेट्रो चरण का चौथा जो परियोजना, कहाँ से कहाँ तक, रिठाला से कुंडली कॉरिडोर, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी दी गई। कितने किलोमीटर है ये, 26.463 किलोमीटर हैं। और इसमें जो स्टेशन होंगे वो कितने होंगे, तो कुल 21 स्टेशन इसमें आएंगे, और वो सभी स्टेशन कैसे होंगे, एलिवेटेड होंगे। और कहाँ से कहाँ तक का जोड़ेगा, तो ये रिठाला यानी रोहनी सेक्टर 25 से लेके बवाना, नरेला, कुंडली और नाथुपुर का ये पूरा कॉरिडोर बनेगा। आप ये देखें कि दिल्ली मेट्रो का हरियाणा में ये चौथा विस्तार है। ठीक है, और परियोजना का अगर लागत देखें तो 6,230 करोड़ रुपए है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी डीएमआरसी की होगी। और इसको जो पूरा करने में लक्ष्य रखा गया है वो कितना, 4 वर्ष का रखा गया, 2024 से लेकर 28 तक का। ठीक है, इसके बाद रेस्टोरेंट, होटल और सार्वजनिक स्थानों पर बीफ उपयोग पर प्रतिबंध, तो असम के मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने ये घोषणा करी है, हेमंत बिश्व शर्मा के द्वारा 4 दिसंबर को घोषणा की गई, और राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया, और ये राज्य जो है वो पूरे स्टेट में लागू होगा। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा बीर जो पहल है, तो ऊर्जा बीर पहल के बारे में, तो ये कहाँ शुरू की गई, तो ये शुरू की गई आंध्र प्रदेश में। और किसके द्वारा शुरू की गई, तो EESL, ठीक है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड के द्वारा इसको शुरू किया गया। उद्देश्य वही कि मतलब राज्य में कुशल ऊर्जा उपकरणों को बढ़ावा देना, ऊर्जा बचत तकनीकों को अपनाना, ये सारी चीज़ें करना है इसमें। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि जो ऊर्जा कुशल उत्पाद की वकालत करेंगे उनको क्या किया, उनको एक प्रशिक्षित ऊर्जावीर मतलब एक बनाया जाएगा, और लोगों के बारे में उनको जागरूकता प्रदान की जाएगी, ये सारी चीज़ें। भारत का पहला हाइपर लूप टेक्स्ट ट्रैक, तो ये जो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है, आईआईटी मद्रास के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। और परियोजना में सहयोगी अगर संस्था देखें तो रेलवे आईआईटी मद्रास की आविष्कार, हाइपर लूप टीम, TUTR, ये सारे हैं। ठीक है, तो भारत का पहला हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक कहाँ बनेगा, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये बनाया जा रहा है। इसके बाद मुख्य जो सचिव हैं उनका 4th राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है, ये नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, और इस सम्मेलन का विषय क्या है, तो वो है उद्यमिता, रोजगार और कौशल को बढ़ावा देना। ठीक है, इसके बाद इसमें है दूसरा कृष्णवेणी संगीत नीराजनम संगीत महोत्सव 2024। ठीक है, तो इसका आयोजन हुआ कहाँ पे, इसका आयोजन हुआ, इसका आयोजन हुआ विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और किसके द्वारा इसका आयोजन हुआ,
तो इसका जो आयोजन हुआ वो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से हुआ। देखिए ये जो महोत्सव है ये विजयवाड़ा के 3 प्रतिष्ठित स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 140 से अधिक जो प्रतिभाशाली कलाकार थे उन्होंने इसमें भाग लिया। और इस महोत्सव का एक मुख्य आकर्षण आप ये कहें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो जीआई टैग किए गए हैं उनमें हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन भी इसी में किया गया। और यह जो महोत्सव है कर्नाटक संगीत की दिव्य धुनों के माध्यम से आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का उत्सव मनाता है, जो कि उसका मतलब क्या होता है कि समुदायों को जोड़ता है। और तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है वहाँ पे आध्यात्मिक और कलात्मक सार को प्रदर्शित करता है। तो ये जो है दूसरा कृष्णवेणी संगीत नीरा जन्म संगीत महोत्सव 2024, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? दिसंबर लगभग 6 से 8 दिसंबर के आसपास इसका यूज किया गया। इसके बाद है 4th इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024। ठीक है, तो इसका आयोजन किया गया भारत मंडपम जो कि कन्वेंशन सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर प्रगति मैदान नई दिल्ली में। ठीक है, प्रगति मैदान नई दिल्ली में यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसकी अगर थीम आप देखें तो ये है थीम इसकी, भारत के लिए इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार। इंटरनेट गवर्नेंस में नवाचार थीम काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। कई बार सीधे सीधे प्रश्न जो परीक्षाओं में प्रश्न होते हैं वो थीम को लेकर ही मतलब पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य वही है कि इंटरनेट जो गवर्नेंस है उसके अहम पहलुओं का पता लगाना और सार्थक संवाद को बढ़ावा देना, वैश्विक डिजिटल परिदृश्य में भारत के नेतृत्व को उजागर करना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। ये अगर फोरम इसको आप देखें कि कब स्थापित हुआ था, तो ये 2021 में स्थापित हुआ था, पहली बार ये हुआ था। ठीक है, इसके बाद है 100वां तानसेन संगीत समारोह 2024। तो आप समझ गए होंगे तानसेन जो पुरस्कार है वो कहाँ पे दिया जाएगा, तो वो ग्वालियर मध्य प्रदेश का है। ठीक है, कई बार MPPCS की परीक्षाओं में पूछा गया कि तानसेन संगीत समारोह है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ग्वालियर में किया जाता है। और इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश की जो संस्कृति विभाग है वहाँ का। और ये जो समारोह है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ। और यह रिकॉर्ड जो है वो 9 वाद्य यंत्रों को लगातार कितने मिनट तक, 9 मिनट तक बजाकर मतलब गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज कराया गया। ठीक है, इसमें लगभग 536 पुरुष और महिला कलाकारों ने हिस्सा लिया था। कलाकारों में फिर वही आप जानते हैं राग मल्हार है, मियाँ की तोड़ी है, दरबारी कान है, राग का प्रदर्शन, ये सारी चीज़ें की गई। और मशहूर बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार ने समन्वय का कार्य किया। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए, पंडित क्या नाम है? रोनू मजुमदार। ठीक है, क्या पता मैच करने के लिए पूछ लिया जाए ये क्या है, तो ये हैं बांसुरी वादक हैं। ठीक है, इसके बाद है भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी ISAM का 63वां वार्षिक सम्मेलन 2024। तो इसका जो आयोजन किया गया वो किया गया बेंगलुरु जो स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, जिसको कहते हैं IAM। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया? तो ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ISAM के द्वारा किया गया। और इसका जो थीम था वो था अनुसंधान के लिए सहयोग। अनुसंधान के लिए सहयोग इसका थीम है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसका उद्देश्य वही कि देश में एरोस्पेस चिकित्सा अनुसंधान और इन सारी चीज़ों को भविष्य के लिए आकार देना। इसके बाद है नई चेतना 3.0 पहल बदलाव की। तो ये इसका जो संस्करण था ये इसका 3rd वर्जन था। और क्या है ये? तो ये लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान है। तो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ, हिंसा के लिए राष्ट्रीय अभियान। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, रंग भवन सभागार नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। ठीक है,
मेनली जब भी कोई घटना या करंट अफेयर को हम लें तो उसको इस तरह से लें कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, अगर इसके वर्जन की बात है तो कौन सा वर्जन है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। और अगर उससे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं तो वो आप वहाँ पे कर लीजिए। बाकी और कोई नहीं। इसमें एक और चीज़ महत्वपूर्ण है कि इसमें जो भागीदार मंत्रालय थे, भागीदार मंत्रालय वो कितने थे, 9, या भागीदार मंत्रालय जो 9 थे इस नई चेतना 3.0 पहल में। इसके बाद है भारत का पहला संविधान संग्रहालय, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया, तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, तो जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में, ठीक है। और सोनीपत कहाँ है आप जानते हैं, हरियाणा में है। वही 23 नवंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने किया। और इस संग्रहालय में क्या है कि 75 वर्षों की संवैधानिक यात्रा को प्रदर्शित करने वाली आकर्षक और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। और संविधान सभा की लगभग 300 सदस्यों की प्रतिमाएं यहाँ पे हैं, ठीक है। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, 300 सदस्यों की प्रतिमाएं हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद एक राष्ट्र एक सदस्यता, तो ये क्या है, तो एक नई केंद्रीय क्षेत्र की ये एक योजना है। और इसको मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 25 नवंबर 2024 को। इसका उद्देश्य है कि देश भर में विद्वानों के शोध लेखों और शैक्षणिक जर्नलों तक डिजिटल और सहज पहुंच प्रदान करना, ठीक है। और योजना का संचालन एक सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल और पूरी तरीके से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से है। इस योजना की अवधि है 3 वर्ष की, जो कि है 2025, 26 और 27 तक की। और इसके लिए धनराशि जो आवंटित की गई है वो है 6,000 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे नोट कर लीजिए कि देश भर में विद्वानों के लेखों और शैक्षणिक जर्नलों तक पहुंच किस माध्यम से, डिजिटल लेवल पे, ठीक है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी INSPACE को मान्यता दी गई है। तो ये मान्यता दिसंबर 2024 में दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को सशक्त बनाना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद है वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो मतलब वही भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली और अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ, ये सारे लोगों के द्वारा किया गया इसमें। और इस सम्मेलन की थीम जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, काफ़ी लंबा है, शमन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, ठीक है। तो ये इसकी थीम है। उद्देश्य वही है कि टिकाऊ मृदा प्रबंधन के लिए प्रभावशाली वैश्विक साझेदारी, ये सारी चीज़ें। इसके बाद विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024, तो ये मनाया गया कब, 2 दिसंबर 2024 को। और इसका उद्देश्य है कि मतलब कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग और महत्व के बारे में जागरूकता बताना। और ये जो दिवस है विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं को तकनीकी कौशल को बढ़ावा देना है। और इसी तरह से मतलब विश्व में जो मौजूदा जो अंतर है इसको नियंत्रित करना है।
ये जो दिवस है वो NIIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा 2001 में अपनी स्थापना के 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रारंभ किया गया था। 2001 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद इटली भारत संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025 से लेकर 2029 तक, तो ये साझेदारी हुई दोनों देशों के मध्य, रणनीतिक साझेदारी पर सहमति हुई 18 नवंबर 2024 को, और इसकी जो सहमति व्यक्त की गई ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये किया गया। ठीक है, और इसका उद्देश्य वही है कि दोनों देशों के मध्य सहयोग को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ाना, जैसे कि मतलब डिफेंस है, और फिर एनर्जी है, कनेक्टिविटी है, साइंस टेक है, और कल्चर है, इन सारी चीज़ों। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व, तो ये कब किया गया? नवंबर 2024 में, 18 नवंबर 2024 को इसको अधिसूचित किया गया, और इसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2829 स्क्वायर किलोमीटर है, और 9 अधिसूचित बाघ अभ्यारण्य जो है वो मध्य प्रदेश के संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य से सटा हुआ है, ये जो गुरु घासीदास तमोर पिंगला है। ठीक है, तो ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। इसके बाद है नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG की 83वीं बैठक, तो ये जो बैठक हुई ये हुई 18 नवंबर 2024 को, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के जो अतिरिक्त सचिव हैं राजीव सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया, और इसमें 8 परियोजनाओं को शामिल किया गया, जिसमें 7 रेलवे मंत्रालय की परियोजना है, और एक जो है वो सड़क मंत्रालय की परियोजना है, वो सारी चीज़ें। 15th एरो इंडिया 2025, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये कहाँ हुआ? तो ये वायुसेना स्टेशन यलहंका, ये कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। ठीक है, यलहंका। और किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा उत्पाद विभाग, रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य वही है कि घरेलू विमानन उद्योग को बढ़ावा देना। 60वें अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों महानिरीक्षकों का सम्मेलन 2024, तो ये कहाँ हुआ? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। ठीक है, और वही 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर के बीच में ये हुआ है, और इसमें मतलब यही किया गया है कि इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण घटकों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें आतंकवाद है और तटीय सुरक्षा, नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा और AI पर वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। तो ये हुआ पेरिस, फ्रांस में, और ये IEA के द्वारा किया गया, यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको किया गया, और इसका मतलब वही उद्देश्य है कि भविष्य में आने वाले अवसरों की, चुनौतियों का पता लगाना, और जो AI के लिए ऊर्जा और ऊर्जा के लिए AI, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में थोड़ा रिसर्च करना। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। तो ये क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसकी स्थापना कब हुई? तो हुई 1974 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ठीक है, इसके बाद दूसरा भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन, तो ये हुआ जॉर्ज टाउन गुयाना में हुआ, और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुई, और जो वहाँ के ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री थे डिकॉन मिशेल, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इसका अगर उद्देश्य देखें तो मतलब वही कि कैरिकॉम के बारे में अगर यहाँ पे कैरिकॉम के बारे में देखें क्या है, तो एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 15 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसमें 14 जो राष्ट्र हैं और एक जो है आश्रित क्षेत्र। इस तरह से देखिए, ये मूलतः क्या है? कैरिबियन समुदाय और साझा बाजार एक संधि है, उसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चगुआ रामस एक संधि का नाम है। ठीक है,
इसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये संधि कब स्थापित हुई थी? 1 अगस्त 1973 को प्रभावी हुई थी। तो इससे ये पूरी डिटेल है। इसके बाद है मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएनसीसीडी के पक्षकारों के सम्मेलन में COP16 हुआ 2024 में। ये हुआ कहाँ पे? तो ये हुआ रियाद, सऊदी अरेबिया है, ठीक है, सऊदी अरब में हुआ ये। और पहली बार इसमें पश्चिम एशिया तथा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। उसका उद्देश्य क्या है? तो दुनिया भर में भूमि की गुणवत्ता में सुधार और सूखे से उबरने के लिए तेजी से काम करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद यूएन का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 2024। अब ये कहाँ हुआ? तो ये हुआ बाकू, अजरबैजान में। बाकू, अजरबैजान में COP29, याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। और पिछला सम्मेलन इसका कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था यूएई में, दुबई में, आपको याद होगा। और अगला सम्मेलन कहाँ होगा? यहाँ लिख लीजिए, यूएई में इसके पहले हुआ था। और आगे कहाँ होगा? तो वो होगा ब्राज़ील में, ठीक है। पहले हुआ था, या पहले छोड़िए, इसको लिखिए आप 2023 और यहाँ पे लिखिए 2025, ये याद रहेगा अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 2025 में कहाँ होगा? ब्राज़ील में होगा। और भारत में कब होगा? 2028 में होगा। और वो कॉप कौन सा कॉप होगा? वो COP33 होगा। COP33 कब होगा? 2028 में। और ये कहाँ पे होगा? तो ये भारत में होगा। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। इसके बाद भुखमरी एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी लगभग 18 नवंबर 2024 को। और शुरुआत किसने की थी? तो ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति हैं, वहाँ का नाम क्या है? लुइज इनसियो लूला दी सिल्वा, इनका नाम है, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य वही है कि मतलब भुखमरी और गरीबी को खत्म करने के लिए देशों को नीति, विशेषज्ञता और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले इन सारी चीज़ों पर काम करना। अगर इस गठबंधन की बात करें तो इसमें अभी तक 87 देश हैं, जिसमें कि भारत है, मतलब 87 देशों में भारत है। नवंबर 2024 तक का ये डेटा है, 87 देश हैं और इसमें भारत भी है। इसके बाद MATES यानी मोबिलिटी एग्रीमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल्स, ये क्या है? तो इसका जो प्रारंभ करता था वो है ऑस्ट्रेलिया। और इसका मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को कुछ समय के लिए काम करने हेतु मौका देने के लिए MATES को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। ये एक वीज़ा के लिए आवेदन करना, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है ग्लोबल लर्निंग डेवलपमेंट फ्रेमवर्क GLDF, ठीक है। तो ये इसका मेज़बान देश कौन सा रहा है? तो वो मेज़बान देश भारत रहा है। और इसका आयोजन वही 19 से 22 नवंबर 2024 के बीच में नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के सहयोग से हुआ, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, ठीक है, मानकीकृत करना। इसके बाद है रियाद डिज़ाइन कानून संधि यानी DLT। ये क्या है? रियाद डिज़ाइन कानून संधि का हस्ताक्षरकर्ता देश भारत है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक डिजाइन संरक्षण के लिए प्रक्रियात्मक प्रारूप को सुसंगत बनाते हुए कई अधिकार क्षेत्रों में पंजीकरण प्रक्रियाओं की दक्षता और पहुंच में सुधार करना, ये इसका उद्देश्य है। इसके बाद है 10वां अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक और पूरक चिकित्सा सम्मेलन, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका आयोजन किया गया राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान सेतिया आलम, ये कहाँ पे है? सेलंगोर, सेलंगोर मलेशिया में, ठीक है, मलेशिया में है। यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। और मतलब इस सम्मेलन में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा में स्वास्थ्य देखभाल विधियों के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण, इन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इसको पब्लिश किया गया पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा, पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको पब्लिश किया गया, ठीक है। और इसमें कुल शामिल देश कितने हैं? 133। हम टॉप की रैंकिंग देख लेते हैं। तो 1 नंबर पे है USA, और 2 नंबर पर है सिंगापुर, और 3 नंबर पे है फिनलैंड, ठीक है। और ऐसे ही अगर भारत की बात करें और अगर लोवेस्ट लेवल की बात करेंगे तो यमन, बुरुंडी, ये सब मिलेगा।
और भारत को इसमें स्थान जो मिला है वो मिला है कितना, 49वां, 49th ये मिला है। ठीक है, 2024 में ये स्थान मिला है, और 2023 में अगर आप देखें कि 2023 में कितना स्थान मिला है, तो वो मिला है यहाँ पे 60वां, 60। ठीक है, बस इतना है इसमें। इसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, तो जर्मन वॉच के द्वारा इसको जारी किया गया। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया। न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से इसको जारी किया गया। इस सूचकांक में कुल कितने देश हैं, तो 64 देश हैं, और ये पहली बार जारी हुआ था, फर्स्ट टाइम कब, तो 2005 में ये जारी हुआ था। अब इसमें मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो जलवायु संरक्षण पर महत्वाकांक्षी कार्य करने में असफल देशों पर सामाजिक और राजनीतिक दबाव डालने एवं जलवायु नीतियों पर अच्छा काम करने वाले देशों को चिन्हित करना। ठीक है, अब इसमें जो सूचकांक में शीर्ष देश कौन कौन से हैं, तो 1 नंबर पे तो कोई नहीं है, 2 नंबर पे भी कोई नहीं है, 3 नंबर पे भी कोई नहीं है, 5th पोजीशन पे है नीदरलैंड। ठीक है, और उसके बाद 6th पोजीशन पे है यूके, 7th पोजीशन पे है फिलीपींस। 7th पोजीशन पे कौन है, फिलीपींस है। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे भारत की स्थिति देखें, तो भारत की जो रैंक है वो 10th है, और अगर आप लास्ट ईयर देखें, ये 2024 की है, 2023 की अगर आप देखें तो कितनी रैंक थी, तो वो 7th रैंक थी इंडिया की। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल था इसके बारे में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में। आर्थिक परिदृश्य देखते हैं दिसंबर 2024 का। ठीक है, इसमें पहली न्यूज है, एडीबी द्वारा आंध्र प्रदेश को परिणाम आधारित ऋण दिया गया। ठीक है, तो ये ऋण दिया गया 12 दिसंबर 2024 को। कितना ऋण दिया गया, 788.8 मिलियन डॉलर का ऋण आंध्र प्रदेश को दिया गया, और ये जो ऋण प्रदान किया जाएगा वो जापानी येन में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये किस लिए दिया गया है, तो अमरावती को हरित और स्मार्ट राजधानी शहर के रूप में विकसित करने के लिए, किसको, अमरावती को। ठीक है, हरित राजधानी के रूप में विकसित करना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण न्यूज थी। इसके बाद है, विश्व बैंक द्वारा महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों के विकास के लिए ऋण दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई 3 दिसंबर 2024 को, ये स्वीकृत दिया गया, और कितने रुपए दिए गए, तो 188.28 मिलियन डॉलर का ये दिया गया, और किसके द्वारा दिया गया, तो IBRD के द्वारा दिया गया। और इसकी अगर कि ऋण की अवधि आप देखें तो 15 वर्षों की है, जिसमें 5 वर्षों की छूट अवधि सहित है। ठीक है, इसके बाद है, एडीबी द्वारा सोलोमन द्वीपों को जल आपूर्ति स्वच्छता के लिए ऋण दिया गया। तो ये किसके द्वारा दिया गया, एडीबी के द्वारा दिया गया, एशियाई जिसको विकास बैंक कहते हैं, 11 दिसंबर 2024 को। और इसका उद्देश्य क्या है कि सुरक्षित और विश्वसनीय जल और स्वच्छता सेवाओं को उपलब्ध कराना, शहरी क्षेत्रों में समुदाय के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को सुधारना। ठीक है, इसके बाद मौद्रिक नीति वक्तव्य 2024-25, तो इसके बारे में, तो ये किसके द्वारा जारी है, आरबीआई के जो गवर्नर हैं शशिकांत दास की अध्यक्षता में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके द्वारा इसको जारी किया गया, और लगातार 11वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। कुछ इसमें फैक्ट हैं तो आप उसको नोट कर लीजिए, जिसको स्थायी जमा सुविधा दर कितनी है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, स्थायी जमा सुविधा दर ये कितनी है, तो ये है 6.25%, और MSF जिसको कहते हैं, MSF है यानी सीमांत स्थायी सुविधा दर, तो वो है 6.75%, और इसके बाद जो बैंक रेट है यानी बैंक दर जिसको कहते हैं वो है 6.75%, और उसके बाद जो प्रत्यावर्ती रेपो दर, ठीक है, ये है 3.35%, और CRR पहले की तरह ही है 4%, और SLR कितना है, SLR है 18%।
ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। आरबीआई और एमएमए के बीच में समझौता हुआ है, वो रेपो रेट, एसएलआर, ये सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी। तो ये जो समझौता हुआ ये कहाँ पे हुआ? ये मुंबई में हुआ है ना? और किस लिए हुआ? तो सीमा पारी लेन-देन के लिए स्थानीय मुद्राओं अर्थात भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया, इसमें उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दोनों समझौता हुआ है आरबीआई और एमएमए के बीच में, ठीक है?